नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला विद चौहान चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है, जहां पे आपको हम वन शॉट वीडियो प्रोवाइड करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो भारत में प्रेस का विकास है और साथ में हम पढ़ेंगे भारत में शिक्षा का विकास। इस वीडियो में यूपीएससी, अदर पीसीएस, बीपीएससी और एसएससी एग्जाम्स के प्री मेंस की पूरी तैयारी कराई जाती है। साथ ही आपको प्री और मेंस के लिए पीवाईक्यूज के प्रैक्टिस भी कराए जाते हैं, क्योंकि एक बार आपने कंटेंट पढ़ लिया और उसी समय प्रैक्टिस नहीं किया, आपको पता ही नहीं चलेगा आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। तो चैनल पे आपका स्वागत है। पहले पढ़ाई की बात करते हैं, टॉपिक खत्म करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो भारत में प्रेस का विकास, वीडियो पे आपको बने रहना है, ध्यान से देखना है। 12-13 स्लाइड्स आएंगे, हो सकता है 20-25 मिनट का वीडियो बने, लेकिन आपको पेशेंस रखना है। भारत में प्रेस का विकास, इसको पढ़ते हैं पहले। तो भारत में प्रेस ने राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक सुधार और स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रेस ने अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों का विरोध किया, लिखा उनके बारे में क्या गलत कर रहे हैं वो, राष्ट्रवाद का प्रचार किया, लोगों को बताया कि राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता। जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक बनाया, जनता को बताया कांग्रेस की सहायता से कि कैसे आप जागरूक बनते हो, कैसे आपको सरकार में भागना चाहिए, सरकार में शामिल होकर अपना भला करना चाहिए। और इसी कारण ब्रिटिश सरकार ने प्रेस पर अनेक प्रतिबंध कानून लागू किए और स्वतंत्र भारत में प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी माना जाता है। तो भारत में प्रेस की शुरुआत कैसे हुई, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। सबसे पहले 1557 में पुर्तगालियों ने गोवा में भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस जो लेके आए थे वो अंग्रेज नहीं थे, वो पुर्तगाली थे। एक प्रश्न है यहाँ से। 1674 में क्या हुआ, 1674 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई में अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की ने बंगाल गजट प्रकाशित किया और इनको ही भारत का पहला समाचार पत्र माना गया इस चीज को। और जेम्स अगस्टस हिक्की को भारत में प्रेस का जन्मदाता भी कहते हैं। ठीक है, ये कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर था बंगाल गजट। ब्रिटिश सरकार के प्रमुख प्रेस कानून, कौन कौन से कानून वो लेके आए, किस तरह सेंसरशिप लगाई, उसको पहले एक बार समझ लेते हैं, फिर डिटेल में घुसेंगे। पहला था प्रेस सेंसरशिप अधिनियम 1799 जो लॉर्ड वेलेस्ली लेके आए थे। इसमें क्या थे प्रावधान, फ्रांसीसी प्रभाव रोकने हेतु लागू किया गया था ये। प्रकाशन के से पूर्व सरकारी अनुमति आवश्यक है। क्या आप छापने वाले हो ना, पहले हमें बता दो। प्रिंटर, संपादक एवं मालिक का नाम प्रकाशित करना अनिवार्य था, ताकि उनको जेल में डाला जा सके। ठीक है, लाइसेंसिंग विनियमन आया 1823 में। प्रत्येक प्रकाशक के लिए सरकारी लाइसेंस अनिवार्य किया गया और राजा राम मोहन राय ने इसका विरोध किया था। राजा राम मोहन राय ने लाइसेंसिंग विनियम 1823 का विरोध किया था। मेटकॉफ का प्रेस अधिनियम आया, चार्ल्स मेटकॉफ ने लागू किया था। 1823 के प्रतिबंध हटा दिए, ये जो लाइसेंसिंग विनियम था ना उसको हटा दिया, खत्म कर दिया। और 1800 और मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस कहा जाता है। बाद में आपको लिटन और रिपन में भी यही वर्ड देखने को मिलेगा, तो आप समझिएगा कि दोनों में अंतर क्या है। तो अभी आप पढ़िए कि मेटकॉफ जो है उसको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं, क्योंकि अब सरकारी लाइसेंस लेना अनिवार्य नहीं था, उसने चीज को हटा दिया था 1835 में। लाइसेंसिंग अधिनियम 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस पर पुनः से नियंत्रण की बात की गई। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ये लॉर्ड लिटन लेके आया था, इसी की बात में कर रहा था। लॉर्ड लिटन द्वारा लागू किया गया था, केवल भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर लागू था, अंग्रेजी पे नहीं लागू था। और अंग्रेजी प्रेस को इससे बाहर रखा गया। लॉर्ड रिपन ने 1882 में इसे समाप्त कर दिया। इसलिए लॉर्ड रिपन को भी मुक्तिदाता बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर आप मेटकॉफ को ध्यान रखिएगा, जो भी ऑप्शन में पहले आएगा उसको मानना है आपको, सबसे पहले वही कहलाया था। ठीक है, मेटकॉफ। भारतीय समाचार पत्र उकसावे अधिनियम 1908 क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने हेतु लाया गया था और जिला मजिस्ट्रेट को प्रेस जब्त करने का अधिकार दिया गया। भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 सुरक्षा राशि जमा कराने का प्रावधान दिया गया और सरकार विरोधी सामग्री जब्त करने की सख्ती दी गई। भारत रक्षा अधिनियम 1915 प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित किया गया, जो चाह रहे हैं वही छापो, बाकी मत छापो। भारतीय प्रेस आपातकाल अधिनियम 1931 सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रचार को रोकने के लिए लागू किया गया था। बाद में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की भूमिका पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले कुछ समाचार पत्र देख लेते हैं जो मेन थे, उसके संस्थापक को जान लेते हैं। ये कभी कभी प्रश्न पूछ देता है जोड़ा लगाने में, या फिर डायरेक्ट भी पूछता है। तो पहला था बंगाल गजट 1780, जेम्स अगस्टस हिक्की संस्थापक थे। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन रॉय, मिरात उल अखबार राजा राम मोहन राय, इसको याद कर लीजिए बिल्कुल। बॉम्बे समाचार फरदून जी मुराजबान, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष एवं मोतीलाल घोष, द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर, अभी भी ये समाचार पत्र चल रहा है। केसरी एवं मराठा गंगाधर तिलक, यहाँ पर ध्यान देना आपको, केसरी और मराठा, इसमें से एक मराठा में था और एक अंग्रेजी में था। तो जो मराठा लिखा हुआ है वो अंग्रेजी में था और जो केसरी लिखा हुआ है वो मराठी में था। ठीक है। वंदे मातरम विपिन चंद्र
पाल संपादक थे, अरविंद घोष, अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आजाद और हरिजन महात्मा गांधी। हरिजन तो खैर सबको याद रहना चाहिए। इस तरह से हमने पढ़ लिया। अब है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की भूमिका क्या रही थी, उसको एक बार देख लेते हैं। तो राष्ट्रवाद एवं देशभक्ति की भावना का प्रसार किया, अंग्रेजी शासन की दमनकारी नीतियों की आलोचना करी, और क्या करना था, ठीक है। स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार किया। स्वराज, अपना राज चाहिए। स्वदेशी, अपने देश की वस्तु चाहिए। बहिष्कार, अंग्रेजों के वस्तुओं का उनका बहिष्कार करो। और राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्र में हिंदी और स्थानीय भाषा समझने वाले शिक्षा का विकास करो, इसका प्रचार करता था जो प्रेस था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, ये उसका भूमिका था। समाज सुधार आंदोलन की बात करें तो सती प्रथा, बाल विवाह, अस्पृश्यता को भी समर्थन देने की बात ये कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि वो रूढ़िवादी सोच वाले लोग होते थे उस समय। विभिन्न प्रांतों में राष्ट्रवादी नेताओं के बीच विचारों का आदान प्रदान करने का काम करते थे। लोकतंत्र, स्वशासन एवं औद्योगिकरण जैसे आधुनिक विचारों का प्रसार करते थे और क्षेत्रीय भाषाओं एवं साहित्य के विकास में योगदान देते थे। जनता में राजनीतिक चेतना और राष्ट्रीय एकता का निर्माण करने का भी काम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की भूमिका के अंदर ही आता है। अब हम पढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की भूमिका। ये मैंने पीछे आपको पढ़ा दिया है, लगता है दोबारा से ये पेस्ट हो गया है, तो इसको आपको दोबारा नहीं पढ़ना, इसको मैंने क्रॉस कर दिया। आगे है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। जब भी हम प्रेस की बात करते हैं भारत में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको अलग से ही पढ़ा दिया है, इसको आप ध्यान से समझिए, इससे प्रश्न आते जाते हैं। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो 1878 में आया था और जो वायसराय उसको लाने वाले थे, वायसराय वो थे लॉर्ड लिटन। उद्देश्य क्या था, भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर नियंत्रण स्थापित कर राष्ट्रवादी विचारों के प्रसार को रोकना। विशेषताएं क्या थी इस एक्ट की, यह अधिनियम केवल भारतीय मतलब वर्नाकुलर भाषाओं के समाचार पत्रों पर लागू था, इसका नाम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, अंग्रेजी पर लागू नहीं था। अंग्रेजी भाषा समाचार पत्रों पर को इस अधिनियम से मुक्त रखा गया। जिला मजिस्ट्रेट को किसी भी समाचार पत्र के विरुद्ध कार्रवाई करने एवं प्रेस जब्त करने का अधिकार प्राप्त था। समाचार पत्रों को न्यायालय में अपील का अधिकार नहीं दिया गया और इसीलिए इसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम गैगिंग एक्ट भी कहा गया। इसका प्रभाव क्या पड़ा, यह अधिनियम मुख्यतः राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश को लक्ष्य बनाकर लाया गया था, ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका ने इस कानून से बचने के लिए रातों रात बंगाली से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशन आरंभ कर दिया। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको जरूर लिखिएगा अगर मेंस में लिखने को आए। जब मालूम चला अमृत बाजार पत्रिका को कि ये बंद होने वाला है पेपर, ये करने नहीं देंगे हमें, एक्ट लेके आ गए हैं, तो इन्होंने क्या किया, रातों रात बंगाली से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशन किया। सुबह जो पेपर आया अमृत बाजार पत्रिका आई वो अंग्रेजी भाषा में आई और अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों पर यह अधिनियम लागू नहीं था, उसको इससे मुक्त रखा गया था। सोम प्रकाश, भारत में ढाका प्रकाश एवं सहज समाचार पत्रों पर मुकदमे चलाए गए। भारतीय जनता पत्रकारों और राष्ट्रवादियों ने इस अधिनियम का व्यापक रूप से विरोध किया। समाप्ति कैसे हुई, 1882 में लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया, रद्द कर दिया, लेकिन फिर भी ये कम से कम आप देख लो 4 साल तो चला ही चला। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था और 82 में रद्द कर दिया गया। लॉर्ड लिटन ने अधिनियम लागू किया था, लॉर्ड रिपन ने इसे समाप्त कर दिया, उपनाम दिया गया मुंह बंद करने वाला अधिनियम गैगिंग एक्ट, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, प्रेस के बारे में पढ़ लिया हमने पूरा, अब हम पढ़ते हैं भारत में शिक्षा का विकास। ये ब्रिटिश काल में पढ़ेंगे हम और जो भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद क्या किससे हुआ वो पढ़ेंगे, 2-3 जो आयोग आए थे वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो भारत में शिक्षा का विकास की बात करते हैं। भारत में शिक्षा की परंपरा गुरुकुल, बौद्ध विहारों एवं मदरसों से आरंभ हुई। पहले क्या थे, हिंदू लोग गुरुकुल जाते थे शिक्षा प्राप्त करने, बौद्ध लोग बौद्ध विहार जाते थे और मुसलमान लोग मदरसे जाते थे। परंतु आधुनिक एवं पाश्चात्य शिक्षा का विकास ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ। ऑब्वियस है, ब्रिटिश शिक्षा नीति का उद्देश्य प्रारंभ में प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना था, किंतु आगे चलकर इसी शिक्षा ने राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक सुधार एवं स्वतंत्रता आंदोलन को वैचारिक आधार प्रदान किया। इस लाइन को आपको समझना है। ब्रिटिश शिक्षा नीति जो थी वो ये थी कि हम क्लर्क तैयार करें, अंग्रेजी सिखाएं तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में, प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में हेल्प मिलेगी। लेकिन आगे क्या हुआ, लोग पढ़ लिए, लोगों ने अंग्रेजी पढ़ ली तो उन्होंने उनके बुक्स पढ़ने शुरू कर दिए, लोगों ने उनके न्यूज़पेपर्स को, थॉट्स को पढ़ने शुरू कर दिए। तो इससे क्या हुआ, राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। लोग फिर अंग्रेजी में पढ़ के हिंदी में समझाने लगे लोगों को, सामाजिक सुधार की बात की जाने लगी और जो हमारा इंडिपेंडेंस का आंदोलन था उसको वैचारिक आधार भी मिल गया। ब्रिटिश शिक्षा नीति का मूल उद्देश्य प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए अंग्रेजी शिक्षित वर्ग तैयार करना था, जैसा मैंने बताया, किंतु इसी आधुनिक शिक्षा ने भारत में राष्ट्रवाद, सामाजिक सुधार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण और लोकतांत्रिक चेतना का विकास कर दिया। स्वतंत्र भारत की शिक्षा व्यवस्था का आधार भी वुड डिस्पैच, विश्वविद्यालय सुधारों और विभिन्न शिक्षा आयोगों की सिफारिशों पर विकसित हुआ, जिसने आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली की मजबूत नींव रखी। ये आपको इस तरह से मेंस का टॉपिक है, शुरू करना है। प्री में कम प्रश्न आएंगे, कुछ
कुछ टॉपिक्स आएंगे इसके अंदर से, लेकिन मेंस में ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। पहला है आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ कैसे कैसे ये आगे बढ़ा। तो 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना करी फारसी और अरबी शिक्षा हेतु। 1784 में सर विलियम जोन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ा चुका उनके बारे में, द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। 1791 में जोनाथन डंकन द्वारा बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी कंपनी अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु। और 1813 का चार्टर अधिनियम में पहली बार भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख वार्षिक अनुदान का प्रावधान किया गया, और मेरे ख्याल से यह बाद में दिया नहीं गया, ठीक है। दूसरा है आंग्ल प्राच्य ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट विवाद क्या है। तो प्राच्यवादियों जो ओरिएंटलिस्ट थे उनका मत क्या था कि संस्कृत, अरबी और फारसी शिक्षा का समर्थन करो, भारत संस्कृति एवं परंपराओं के संरक्षण पर बल दो। और इसके जो प्रमुख समर्थक थे वो थे H.T. प्रिंसेप और H.H. विल्सन। आंग्लवादी जो थे एंग्लिसिस्ट, उनका मत था कि अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करो और आधुनिक विज्ञान एवं वेस्टर्न जो थॉट है पाश्चात्य विचारों का प्रचार करो। और इसके प्रमुख समर्थक थे थॉमस बेबिंगटन मैकाले, मुनरो और एल्फिंस्टन। और आप देखोगे कि यही मैकाले है जो पूरा शिक्षा पे काम करता है आगे जाके। तो मैकाले का मिनट की बात आ जाती है, सामने आ गया 1835। 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने अपना प्रसिद्ध मिनट ऑफ एजुकेशन प्रस्तुत किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसे स्वीकार कर लिया। अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया। उद्देश्य था ऐसा वर्ग तैयार करना जो रक्त और रंग से तो भारतीय हों परंतु विचारों से अंग्रेज हों। भारतीय भाषाओं एवं पारंपरिक ज्ञान की उपेक्षा की गई। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ठीक है, हिंदी है थोड़ा टफ है, लेकिन अगर आप हिंदी भाषी हो तो आपको वैसे ही लिखना है। शिक्षा पहले उच्च वर्ग को दी जाए, उच्च वर्ग से मध्यम के माध्यम से शिक्षा धीरे धीरे समाज के निम्न वर्गों तक पहुंचे। दूसरा, इसे लॉर्ड ऑकलैंड जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी था वो लॉर्ड ऑकलैंड लेके आया था। इसको सरकारी नीति बनाया उसने, और यह नीति वुड डिस्पैच जब आया 1854 तक प्रभावी रही। अब पढ़ते हैं वुड डिस्पैच, वुड का घोषणा पत्र, वुड्स डिस्पैच 1854। भारतीय शिक्षा का इसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं। क्या सिफारिशें करी वुड डिस्पैच में वुड ने? शिक्षा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की स्थापना की गई। प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग बनाया गया। कलकत्ता, बंबई और मद्रास विश्वविद्यालय 1857 में स्थापना की गई। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देने की बात की गई। उच्च शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई। साथ में अनुदान सहायता ग्रांट इन एड प्रणाली की शुरुआत भी की गई। जैसे वुड का डिस्पैच हमारे लिए फायदेमंद था। अब हंटर आयोग आता है जिसके अध्यक्ष डब्ल्यू हंटर होते हैं 1882 में। ये जलियांवाला हंटर आयोग नहीं है, ये दूसरा हंटर आयोग है। 2 हंटर आयोग मैंने पहले आपको पढ़ा चुका है, ये भी पढ़ाया मैंने, ठीक है। तो डब्ल्यू हंटर थे। उनका सुझाव था कि प्राथमिक शिक्षा का विस्तार स्थानीय भाषाओं में शिक्षा दी जाए। माध्यमिक शिक्षा के 2 स्वरूप अपनाए जाए, साहित्यिक विश्वविद्यालय के लिए और व्यावसायिक रोजगार के लिए, और प्राथमिक शिक्षा का दायित्व स्थानीय निकायों को सौंपा जाए। और ये बहुत ही अच्छा रहा हमारे लिए। लॉर्ड कर्जन एवं विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 की बात करते हैं। 1902 में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया गया। अब आता है जो प्रमुख प्रावधान थे विश्वविद्यालय अधिनियम के, वो पढ़ लेते हैं। तो विश्वविद्यालयों पर सरकार का नियंत्रण बढ़ा। शोध एवं शिक्षण व्यवस्था बढ़ावा मिला। शोध एवं शिक्षण को बढ़ावा मिला, पढ़ाइए, शोध कीजिए। विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज के निरीक्षण एवं संबद्धता की नई व्यवस्था की गई। और राष्ट्रीय नेताओं ने इसे विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर आघात माना, क्योंकि अगर विश्वविद्यालयों पर सरकार का नियंत्रण हो जाएगा तो फिर स्वायत्तता पर तो आघात ही माना जाएगा। अब आता है सैडलर आयोग 1917 to 1919। अध्यक्ष थे सैडलर आयोग के M.E. सैडलर। जो अध्यक्ष होते थे उन्हीं के नाम से आयोग होता था, आज भी ऐसा होता है। मुख्य सुझाव क्या था? 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा दी जाए। इंटरमीडिएट को विद्यालय एवं विश्वविद्यालय के बीच अलग स्तर बनाया जाए और विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार की जाए। फिर आता है हार्टोग कमेटी, हार्टोग समिति 1929। प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता पर बल दिया गया। माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण किया गया और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया। अब आता है फिर वर्धा शिक्षा योजना 1937। प्रस्तावक थे महात्मा गांधी। बुनियादी शिक्षा बेसिक एजुकेशन न्याय तालीम को बल दिया जाने की बात की गई इसमें, और शिक्षा को हस्तशिल्प एवं उत्पादक कार्य से जोड़ना सिखाया गया। आत्मनिर्भर एवं रोजगारोन्मुख शिक्षा की बात की गई। फिर आता है सार्जेंट योजना 1944 में 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ये सबसे बढ़िया रहा। माध्यमिक एवं तकनीकी शिक्षा का विस्तार किया जाए और राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का प्रारूप प्रस्तुत किया जाए। देखो दोस्तों, ये जो पॉइंट्स है ना, ये एकदम से आपको याद नहीं होंगे, आपको 3-4 बार पढ़ने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए।
अब ये ब्रिटिश काल में शिक्षा का क्या विकास हुआ हमने देख लिया। अब स्वतंत्रता के बाद कैसे कैसे हुआ वो देख लेते हैं, फिर इंपॉर्टेंट ईयर्स को पढ़ लेंगे, फिर प्री मेंस की QIQ पे चलेंगे। तो स्वतंत्रता के बाद जो एक आयोग आया पहला, वो था राधा कृष्ण आयोग 1948 से 1949 में। 47 में आजाद हुआ, 48 में आयोग आ गया। जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी शिक्षा में सुधार की बात की गई, इसने यूजीसी की स्थापना की सिफारिश करी और इसी की सिफारिश पर 1953 में यूजीसी की स्थापना हो गई और 1956 में इसको वैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया, ठीक है, कानूनी दर्जा। फिर आता है कोठारी आयोग। 1964 से 1966 के बीच में समान शिक्षा प्रणाली की अवधारणा पर बात की गई। शिक्षा को राष्ट्रीय विकास का आधार माना गया। 10+2+3 प्रणाली जो अभी हम 10th करते हैं, फिर इंटर करते हैं, फिर ग्रेजुएशन करते हैं, उस प्रणाली पर एवं शिक्षा पर GDP का 6% व्यय करने की सिफारिश की गई। बहुत बढ़िया। अब हम इंपॉर्टेंट ईयर्स को देख लेते हैं, स्टार्टिंग से अंग्रेजों से लेके कोठारी आयोग तक। 1781 में कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग खोला था। 84 में एसेट सोसाइटी विलियम जोन्स। 1813 में शिक्षा हेतु 1 लाख का प्रावधान जो बाद में नहीं दिया गया। 1835 में मैकाले मिनट आया। 1854 में वुड डिस्पैच आया जिसको भारत सरकार का मैग्ना कार्टा बोलते हैं, यह प्रश्न है। 1857 में कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। 1882 में हंटर आयोग आता है। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आता है। 1917 में सैडलर आयोग आता है। 29 में हार्टोग। 37 में वर्धा। 44 में सार्जेंट। 48 में राधा कृष्णन आयोग। 53 में यूजीसी की स्थापना हो जाती है और 1964 में आता है कोठारी आयोग। तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट ईयर्स थे शिक्षा के कैसे कैसे विकास हुआ वो। अब हम PYQ देखते हैं, प्री के लिए कैसे पूछाते हैं PCS में और UPSC में, इन दो टॉपिक्स से। भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की? पुर्तगालियों ने, वही लेके आए थे प्रिंटिंग प्रेस, है ना। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। वर्ष 1556 में गोवा में पहली प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। कहीं 1557 भी लिखता है, 1557, यहाँ पे लिखा है 1556, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं भी चेक करके बता दूंगा आपको। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? देखिए UPPS में पूछा गया है प्रश्न मेंस में, ठीक है, बंगाल गजट। जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा वर्ष 1780 में कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर, जिसे बंगाल गजट कहा गया, प्रकाशित किया गया था, जो भारत का पहला समाचार पत्र था। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये भी UPSC में IAS पूछा गया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द बंगाली समाचार पत्र के संपादक थे। 1853 में एक संपादकीय लेख के लिए उन्हें कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी पाया गया और 2 महीने की जेल की सजा हुई थी। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी का नाम आपको याद रखना है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन ने। लेके कौन आया था? लॉर्ड लिटन। 1848 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन द्वारा लागू किया गया था। बाद में 1882 में लॉर्ड रिपन ने इस दमनकारी अधिनियम को रद्द कर दिया और भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता को बहाल कर दिया, है ना। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया था? UPSC का प्रश्न है। लॉर्ड मैकाले ने। 1835 में मैकाले के स्मरण पत्र मैकालेज मिनट ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी। इसने अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत, डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी की वकालत की। इसका उद्देश्य भारत के एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जो रंग और खून से भारतीय हो लेकिन विचारों और रुचियों से अंग्रेज हो। ये मेंस में लिखने वाली लाइन है, ध्यान रखिएगा। वुड डिस्पैच जो 1854 में आया था, उसका संबंध किससे था? यह भी UPPCS प्री में पूछा गया प्रश्न है, शिक्षा से था। वुड डिस्पैच को भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैंने पीछे पढ़ाया है आपको डिटेल। सर चार्ल्स वुड इन्हीं के नाम पे था। द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव में प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा के लिए एक सुव्यवस्थित ढांचा प्रस्तुत किया गया था। आगे है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। BHU की स्थापना मुख्य श्रेय किसे आता है? मदन मोहन मालवीय को। पंडित मदन मोहन मालवीय के अथक प्रयासों से वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसके लिए उन्हें एनी बेसेंट के सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898 का भी विलय इसमें किया गया, ठीक है। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सैंडलर आयोग कब नियुक्त किया गया? 1917 में। ये पीछे मैंने आपको पढ़ाया है हिस्ट्री में भी। कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन और समाधान के लिए वर्ष 1917 में डॉक्टर माइकल सैंडलर की अध्यक्षता में सैंडलर आयोग का गठन किया गया था। अब PYQ जो मेंस के एग्जाम के लिए है उसके बारे में एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में प्रेस का विकास उतार चढ़ाव बढ़ा रहा है, विश्लेषण कीजिए। वर्ड देखिएगा कि प्रेस किस प्रकार भारत स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रीय एकता का प्रतीक और आवाज बन गया। पीछे जो मैंने कंटेंट पढ़ाया है, जहां लिटन, रिपन, मैटकॉफ सबकी बात आती है, वहां से आपको ये समझ में आएगा लाइन, और बाकी सारे कंटेंट से ये समझ में आएगा। UPSC IAS मेंस में ये प्रश्न पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक उत्प्रेरक कैटलिस्ट की भूमिका निभाई। इस कथन के आलोक में स्वतंत्रता पूर्व भारत में प्रेस द्वारा जनमत निर्माण में निभाई गई भूमिका का विश्लेषण कीजिए। ये भी आप अंदर से आंसर निकाल सकते हो।
आप जितने भी प्रश्न यहाँ है ना प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंध की बात, सिवल प्रेस एक्ट है, या फिर वही क्वेश्चन आ गया राजनीतिक चेतना किसी जगह आई, फिर वुड डिस्पैच की बात आ रही है यहाँ पे, है ना, और फिर आ रही है कि अंग्रेजी भारत में अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य केवल क्लर्क तैयार करना था, न कि, बिल्कुल सही। तो इस तरह के प्रश्न, जो मैकाले मिनट आ गया, है ना, स्वतंत्रता के बाद जो मैंने 3 बढ़ाया आपको 68 वाला 2020 के साथ, अभी जो एनईपी आई है उसके बारे में, एनईपी मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा अलग डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ाते समय। तो इस तरह से आप प्री और मेंस के प्रश्नों को अच्छे से हल कर पाओगे। दोस्तों टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। 20 मिनट का वीडियो बना है, 1 2 बार 3 बार तो देख ही सकते हो 1 घंटे में आप, और रट्टा मार लीजिए, ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और प्री में कहीं से भी प्रश्न आ जाएगा इससे। अगला जो वीडियो आएगा वो श्रमिक वर्ग का आंदोलन आएगा, भारत का प्रथम आम चुनाव आएगा, और मेरे ख्याल से ये मॉडर्न का, अगर आगे कोई वीडियो ना पाया, ज़रूरत नहीं हुई, तो ये लास्ट वीडियो होगा। उसके बाद हम पीआईबी वाले सेक्शन पे जाएंगे और आपका 1 साल का पीआईबी तैयारी कराएंगे, खास करके बीपीएससी वाले एग्जाम के लिए। और जब नेशनल पीआईबी पढ़ाऊंगा तो फिर वो तो सारे एग्जाम्स के लिए हो जाएगा। तो पहले मैं बीपीएससी का एग्जाम चूँकि नज़दीक है प्री का और मेन्स का, उसकी मैं पहले कंप्लीट कराऊंगा 12 महीने का। तो दोस्तों बीपीएससी पाठशाला विद चौहान चैनल का नाम है। आपको प्री और मेंस की, एसएससी की, बीपीएससी की, यूपीएससी की, यूपीपीसीएस की, एमपीएससी की, छत्तीसगढ़ की, जो भी हिंदी भाषी राज्य हैं सबके पीसीएस की और बीपीएससी के सारे एग्जाम की तैयारी प्री मेंस की साथ में कराता है, फ्री कराता है। कंटेंट बिल्कुल फ्री है, आपको बस जुड़ना है, सब्सक्राइब करना है और आपको डे टू डे कंटेंट मिलता रहेगा। पीवाईक्यू की प्रैक्टिस होती रहेगी, प्री की और मेंस के लिए क्वेश्चन राइटिंग कैसे करना है उसका सेशन मिलता रहेगा आपको। एक बार जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा पूरा जीएस का, प्री मेंस का, तो मैं आपको जो है वो पीडीएफ भी तैयार करके दूंगा जिसमें आप मेंस का आंसर राइटिंग अच्छे से कर पाओगे। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही चैनल पे आपको फ्री में प्री मेंस की तैयारी हो जाएगी। आपको बस करना क्या है, चैनल से जुड़ना है, बीपीएससी पाठशाला विद चौहान को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों और फैमिली में सब्सक्राइब करवाना है, लाइक करना है, शेयर करना है चैनल को, और चैनल पर बने रहना है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे और श्रमिक वर्ग आंदोलन के साथ भारत का प्रथम आम चुनाव हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, जुड़े रहने के लिए। वीडियो में अंत तक पढ़ते रहिए। नमस्ते।